तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, मैं हाजिर हूं आपके लिए आपकी ही भेजी हुई कहानियां लाकर। काफी समय लगा, माफ कीजिएगा। इसके बारे में मैंने आप सभी को बता रखा था। वैसे अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरी बहन हम दोनों स्कूल जाया करते थे। स्कूल जाने के बाद हम घर के ही पास वाले बगीचे में भी जाया करते थे। ये बात 2006 की है। मैं उस समय 5वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी बहन दूसरी कक्षा में। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर मैंने एक चीज नोट की कि जो हमारे स्कूल का रास्ता था उस रास्ते में एक चौराहे पर कुछ पूजा पाठ का सामान पड़ा रहता था। हालांकि अगर वो एक बार दिखाई देता तो शायद इस बात को मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन के बाद वहां कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता था। उसे देखकर मेरे मन में कई सवाल उठते थे कि यहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, तो ये सामान ऐसे क्यों रखा जाता है। तो ठीक ये बात मैंने अपनी माँ को बताई कि रास्ते पर पूजा पाठ का सामान पड़ा रहता है। मेरे इतना कहते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उन सब चीज़ों से दूर रहना और अपनी बहन को भी उससे दूर रखना। हालांकि देखने में तो हमें भी वो अजीब लगता था, इसीलिए मैंने माँ की बात मान ली। लेकिन एक दिन मैं और मेरी बहन स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर को आ रहे थे कि तभी मेरी बहन बीचों बीच रास्ते पर रखी एक कलश जिस पर वो लात मारने वाली थी, लेकिन मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने उसे पीछे खींच लिया। इसी धक्का मुक्की के चक्कर में वो कलश मेरे पैरों से लगकर गिर गया था। कलश के गिरते ही उसमें से सिंदूर और कुछ चावल के दाने नीचे गिर पड़े। मैंने जल्दबाजी में अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भाग गया। घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई मेरे सिर में अचानक से दर्द होने लगा। धीरे धीरे मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गया। सच कहूं तो ये घटना हर 2 दिन में मेरे साथ होने लगी थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे साथ सो रहा है, और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता कि मुझे नींद में ही कोई उसी जगह पर घसीटता हुआ ले जा रहा है। मैं सब कुछ सहता रहा, पर मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। पर आप इस बात का यकीन करेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये हादसा 6 सालों तक होता रहा। मेरे माता पिता ने मुझे कई सारे बाबाओं को दिखाया। उन्हें दिखाने के बाद मैं कुछ दिन ठीक तो रहता, पर फिर मेरे साथ वही सब होने लगता। और तो और कई बार तो ये सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना होता था। इन्हीं सब के चलते मेरे माता पिता मुझे हमेशा हौसला देते थे। वो मुझसे कहते थे कि तुम जितना डरोगे ये सब चीजें तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगी। माता पिता के हौसला देने के बाद भी इन 6 सालों में मेरी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं कई दिनों तक बीमार रहने लगा था। तब जाकर कहीं मेरे परिवार में से किसी ने कहा कि इसको मनेर लेकर जाओ, वहां पर एक बाबा रहते हैं, वो किसी भी तरह की आत्माओं को शरीर से निकाल देते हैं। वैसे भी तुमने इतनी कोशिश की है तो एक कोशिश और सही। दोस्तों इसके बाद हम लोग उस बाबा जी के पास गए। फिर बाबा जी ने मुझे देखा तो मेरे माता पिता से कहा कि तुम लोग इसे यहाँ पर बिठा दो और तुम लोग बाहर इंतजार करो। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि हमें इसके साथ ही रुकने दीजिए। बाबा ने कहा चलो ठीक है तुम रुक सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा कितना भी चिल्लाए, आप दोनों को कितना भी बुलाए, पर तुम उसकी बातों का जवाब मत देना। माता पिता ने उनकी बात सुनकर हामी भरी। इसके बाद बाबा ने मेरे सामने कुछ अगरबत्तियों का धुआं किया। सच कहूं तो थोड़ी ही देर में मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब मैं होश में आया तो मैं अपने घर पर था। कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला
कि मेरे अंदर 2 चुड़ैल और 3 आत्माओं का वास था। और तो और वो सभी अपने किसी मकसद से ही आए थे, लेकिन अनजाने में मैं ही फंस गया था। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग भी इस तरह की चीजों से दूर रहें। वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर कभी कभी सोते हुए बहुत ज्यादा डर जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी गौरव कुमार की कहानी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 3 कहानियां भेजी हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे नाना जी के साथ घटी है। ये बात उन दिनों की है जब गांव में लाइट की सुविधा नहीं होती थी। हमारे नाना जी ने बताया कि जब वो एक बार रात के समय खेतों में पानी डालकर अपने घर को आ रहे थे, रात के समय खेतों में पानी डालकर अपने घर की तरफ को आ रहे थे, तब उन्हें बीच में एक नदी पार करनी थी, क्योंकि नाना जी का घर उस नदी के पार था। तो ठीक जब वो नदी के करीब पहुंचे, तभी उनको एक औरत नदी के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने अपनी गोद में एक बच्चा और सर पर कपड़ों की गठरी रखी हुई थी। उस औरत को देखते ही नाना जी समझ गए थे कि ये कोई औरत नहीं है, बल्कि ये एक प्रेत है। उस प्रेत ने नाना जी को देखकर कहा कि भैया, मेरे बच्चे को नदी पार करा दीजिए। दोस्तों, उस औरत ने इतना बोला ही था कि नाना जी को पूरा विश्वास हो गया था कि ये औरत सच में ही कोई प्रेत है। तब नाना जी ने उसे उल्टा जवाब दिया कि तुम जब नदी के बीचों बीच आ सकती हो तो नदी पार भी खुद ही कर सकती हो। मैं इस नदी में नहीं उतर सकता क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। नाना जी की ये बात सुनने के बाद उस प्रेत औरत ने उन्हें फिर से बोला कि अच्छा भैया, तो आप मेरे बच्चे को यहाँ आकर पकड़ लीजिए। लेकिन इस बार नाना जी ने उससे थोड़ा गुस्से में कहा कि मैंने कहा ना कि मैं नदी में नहीं उतरूंगा, हम खेतों में पानी डाल रहे हैं। दोस्तों, 2 बार ना सुनने के बाद उस प्रेत को लगा कि मेरे नाना जी उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसे इस बात पर गुस्सा आ गया और फिर वो गुस्सा होकर बोलने लगी कि अच्छा हुआ तू नदी में नहीं आया, वरना तुझे इस नदी में ही डुबाकर मार देती। नाना जी ने जब उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने अपने पास रखी लाठी को उठाकर कहा कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि कोई भी औरत इतनी रात गए बच्चे के साथ नदी पार नहीं कर सकती, और मैं जान भी गया हूं तू बस एक छलावा है और कुछ नहीं। दोस्तों, इतना कहने के बाद नाना जी वापस अपने खेतों पर चले गए। साथ ही जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई नदी में कोई नहीं था, वो सिर्फ एक छलावा था। वो तो हमारे नाना जी इतने बहादुर थे कि वो ये सब जानने के बाद वहीं खड़े रहे। सच कहूं, हम में से अगर कोई होता तो या तो वो बेहोश हो जाता या डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाता। आइए दोस्तों, चलते हैं गौरव कुमार की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरी तीसरी कहानी भी मेरे नाना जी के साथ ही घटी थी। दोस्तों, वैसे हम लोग माली समाज से बिलोंग करते हैं, और जब पहले के समय में किसी भी समाज में शादी होती थी तो उन दिनों हम लोगों का मौरी देने का काम होता था, जो कि दूल्हा अपने सर पर पहनता था। तो ठीक एक दिन नाना जी एक दूसरे गांव में जा रहे थे। वहां पर किसी की शादी थी। तब रात के करीब 10 बज रहे थे। उस वक्त उनको खेतों से होकर गुजरना था, लेकिन आगे उनके साथ बहुत कुछ होने वाला था। जब वो जा रहे थे तभी उनका सामना रास्ते के बीचों बीच एक राक्षस से हुआ। तो ठीक उस राक्षस की नजर नाना जी के हाथ में पकड़ी हुई मौरी की तरफ पड़ी, तो उसने उस मौरी को नाना जी के हाथों से छीनकर खुद पहन ली और नाना की तरफ देखकर अपनी भाषा में बोलने लगा कि माली बताओ, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? नाना जी ने बिना डरे हुए कहा कि हाँ। तब उसने बोला कि तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़कर घुमाओगे या तुम मेरे कंधे पर चढ़कर घूमोगे? दोस्तों, अगर नाना जी उस राक्षस को हाँ कहते तो दोनों ही सूरत में उनकी मौत पक्की थी। वो राक्षस ने मेरे नाना जी को कई घंटों तक परेशान किया, और ठीक जिस गांव में शादी थी वहां के लोग सोचने लगे कि माली अब तक नहीं आया है। तभी कुछ लोग कहने लगे कि अब चलते हैं, पहले ही उस माली के कारण बारात निकलने में लेट हो चुकी है। वो सब वहां से निकल ही चुके थे कि आगे चलकर उन लोगों की नजर नाना जी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस राक्षस ने मेरे नाना जी को बीचों बीच रास्ते में रोक कर रखा है। ये सब देखकर तुरंत गांव के लोगों ने लाठी उठाई
और उस राक्षस को भगा दिया, तब जाकर ही कहीं नाना जी की जान बची, जिसके बाद नाना जी उन्हीं लोगों के साथ उनके गांव की तरफ चले गए। तो दोस्तों, ये थी गौरव कुमार की भेजी हुई 3 कहानियां। इनकी कहानियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी चौथी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है, मैं मध्य प्रदेश के मांडला जिले से हूँ और ठीक हमारा आज का किस्सा मेरे दादाजी के साथ घटा बिल्कुल सच्चा किस्सा है। ये बात 1964 की है। उस समय वाहनों के साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय के लोग कहीं जाना हो तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक उसी तरह मेरे दादाजी भी बैलगाड़ी से माल ढोने का काम किया करते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो दिन रात खेतों में काम करने के बावजूद खाने पीने का पूरा बंदोबस्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए दादाजी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह माल देते थे, जिनसे उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। उन दिनों तो लोग रात के 2 से 3 बजे के बीच भी माल लेकर निकल जाया करते थे, ताकि सुबह सुबह माल की डिलीवरी करके दोपहर तक घर भी वापस आ जाया करते थे। उस समय की रोड काफी कच्ची हुआ करती थी। उन दिनों तो काफी ज्यादा जंगल हुआ करते थे। उस समय में आज के जैसी सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो ठीक एक दिन की बात है, मेरे दादाजी हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर एक बर्तन वाले का माल लेकर जा रहे थे। उस समय शादियों का सीजन था। तो ठीक उस दिन दादाजी रात के 2 बजे ही निकल गए थे। वो जिस रोड से निकले थे वहां एक किनारे पर एक तालाब हुआ करता था। कहा जाता है उसमें डूबकर कई लोगों की मौत हुई थी। और रात के समय तो वो रास्ता काफी सुनसान भी था। आसपास सिर्फ जंगल ही हुआ करते थे। मेरे दादाजी रात को 2 बजे घर से निकल गए। रात को 2 बजे निकलने के कारण उन्हें काफी नींद लग रही थी। उन्हें बैलगाड़ी में बैठे बैठे आंख लग गई। आंख लगने के बाद उन्हें नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बैलगाड़ी अपने आप चल रही है और उनके दोनों बैल चिल्ला रहे थे। साथ ही बैलगाड़ी भी हिल रही थी। यही सोचकर अचानक से उनकी आंख खुल गई। पर आंख खुलते ही उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। उनके सामने पूरे 10 भूतों की लाइन लगी हुई थी। वो सब के सब काफी ज्यादा भयानक थे और वो सारे मिलकर दादाजी से यही कह रहे थे कि तू अभी यहाँ क्यों आया, लेकिन अब तू आ गया है तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे लोग अजीब तरह से हंसने लगे। हंसते हंसते उनकी आंखों की पुतलियां भी अचानक से सफेद हो गई। देखने में उनका शरीर बड़ा ही अजीब लग रहा था, जैसे कि पूरी की पूरी बॉडी सड़ चुकी हो। लेकिन मेरे दादाजी उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि वो काफी हिम्मत वाले थे। दादाजी ने उन्हें देखकर वापस सोने का नाटक किया। लेकिन इसके आगे सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सिंहवाहिनी माता जी की पूजा की जाती है। दादाजी ने आंख बंद करके माता जी को याद किया। आप मानो या ना मानो, वहां पर साक्षात माँ काली जी बैलगाड़ी के सामने खड़ी हो गई। और ठीक जब दादाजी ने उन्हें वहां देखा तो उन्होंने माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देखते ही देखते मानो सारे भूत कहीं गायब हो गए थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूतों की तरफ ही था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा माताजी की तरफ देखा तो माताजी वहां पर नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने उसी तरफ हाथ जोड़े और चुपचाप अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए। दादाजी ने बताया कि वो बैलगाड़ी काफी तेज गति से दौड़ रही थी। केवल 10 मिनट में ही वो 5 किलोमीटर पार कर गए। और तो और घर सही सलामत आने के बाद दादाजी ने उस स्थान पर काली जी माता का मंदिर भी बनवाया है। वैसे कहा जाता है कि वो रास्ता भूतिया था। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोगों और पंडितों का कहना है कि काली जी वहां निवास करना चाहती है, ताकि आगे से किसी के साथ उस रोड पर कुछ गलत ना हो। उसके बाद से ही वहां पर लोग रात में भी आ जा सकते हैं। मेरे दादाजी कहते हैं कि जब माँ काली ने उनको दर्शन दिए तो उसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई। आज मेरे दादाजी हमारे बीच नहीं है, पर हमें जब भी कभी उनकी याद आती है तो उनको परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी किशोर की कहानी। वैसे कहा जाता है कि पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती थी। सच कहूं तो हमारे पूर्वज सच में बहुत बहादुर थे। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
तब तक चलते हम अपनी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम और जगह नहीं बता सकती, पर आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरी दादी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में है। दोस्तों, बात यह है कि मेरे दादाजी बाहर देश अब्रॉड में काम करते थे और ठीक मेरी दादी मेरी बुआ के साथ रहती थी। और जिस जगह वो रहते थे वहां पर उनके फ्लोर का रेनोवेशन हो रहा था। तो उस बिल्डिंग के मालिक ने उनको कहा कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए सामने वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, तब तक तुम्हारा रूम तैयार हो जाएगा। मेरी दादी और बुआ दोनों के दोनों बताए हुए वाले कमरे में शिफ्ट हो गई और ठीक उसी रूम के बगल में एक और रूम भी था जो कि पिछले 5-6 सालों से बंद पड़ा था। पता नहीं क्यों, पर वहां पर कोई रहने नहीं आता था। एक दिन मेरी दादी ने मुझे कुछ दिन के लिए वहां अपने साथ रहने के लिए बुलाया। उन दिनों मेरी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं भी वहां रहने के लिए चली गई। और जब मैं वहां गई तो मेरी दादी ने मुझे रात को कुछ ऐसा बताया कि मैं तो बगल वाले कमरे के आसपास भी नहीं भटकती थी। दादी ने मुझसे कहा कि जब वो एक रात खाना बना रही थी तो मेरी बुआ भागकर उनके पास आई और कहने लगी कि बगल वाले कमरे का दरवाजा अंदर से अपने आप हिल रहा है, जबकि उस फ्लोर में सिर्फ मेरी दादी और बुआ ही रहती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, बगल वाले कमरे में 5 सालों से ताला लगा हुआ है। दादी ने पहले तो मेरी बुआ को ही डांटा और उनके बाद जब मेरी बुआ ज्यादा गंभीर हो गई तो दादी बाहर देखने के लिए गई। उन्होंने देखा कि कोई सचमुच में दरवाजा अंदर से खटखटा रहा था, जैसे उस कमरे में कोई अंदर ही बंद हो। ये सब देखकर मेरी दादी बहुत ज्यादा घबरा गई। तब जाकर कहीं उन्होंने नीचे वाली आंटी को बुलाया और वो आंटी सीधा चाबी लेकर ऊपर आई। उनके ऊपर आने के बाद जब उन्होंने वो रूम खोला तो उस रूम में अंधेरे के अलावा और कोई भी नहीं था। कहीं से हवा भी नहीं आ सकती थी क्योंकि उस रूम में कोई बैल्कनी या खिड़की भी नहीं थी। यही सब देखने के बाद मेरी दादी सोचने लगी कि जब कोई अंदर है ही नहीं तो अंदर से कौन खटखटा रहा था। फिर नीचे वाली आंटी ने उस रूम को दोबारा लॉक कर दिया और दादी को समझाया कि यह सब आपका वहम है, यहां कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो आंटी चुपचाप अपने घर चली गई। दादी और मेरी बुआ दोनों घबराकर रूम में चली गई। जब दादी मुझे ये सारी बातें बता रही थी, सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उल्टा मजाक सा लग रहा था। मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या दादी उस घर में रहती। खैर, मैंने ये सब सुनकर उनकी बात को टाल दिया। मैं कुछ दिनों तक दादी के पास रही तो वहां मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, और तो और थोड़ा समय बिताने के बाद मैं वहां से वापस घर पर आ गई। फिर उसके बाद मैं सीधा दिवाली पर उनके पास गई। उस समय तक तो दादी का घर काफी अच्छा बन चुका था। दिवाली भी उसके अगले दिन ही थी। हमने खूब शॉपिंग की और मेहंदी भी लगवाई। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी रात को जब दादी ने मुझे पूरी सीढ़ियों में दिए और कैंडल जलाने को कहा, मैंने भी दिए और कैंडल लगाने के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी नजर एक बार को उस रूम में पड़ी जिसके बारे में मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। नजर पड़ते ही दादी की बताई हुई कहानी अचानक से मुझे याद आ गई, जिसे सोचकर मैं एकदम से खड़े होकर उस कमरे को घूरने लगी कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर निकला। सच कहूं, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। इसके बाद मेरी नजर उस कमरे के ठीक दरवाजे के ऊपर लगे हुए ग्लास पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कोई काला सा साया मौजूद था। उसे देखकर डर के कारण मेरे हाथ से प्लेट भी नीचे गिर गई और मैं हड़बड़ाहट में भागने लगी। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। उस वक्त मेरे सर से खून भी बहने लगा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरी आवाज सुनकर मेरी दादी और बुआ दोनों मेरे पास आ गए और मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर मेरा इलाज शुरू हुआ। भगवान जी का शुक्र था कि मैं बाल बाल बच गई। डॉक्टर ने मेरे सर पर पट्टी बांध दी थी। इसके बाद मेरी दादी ने मुझे बहुत डांट लगाई। मुझसे कहा कि तुम ऐसे क्यों भागी, लेकिन मैं उस वक्त चुपचाप बैठी रही। दादी की डांट सुनकर मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी दादी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। पर मैं इस बात को अपने अंदर कब तक दबाकर रखती। तो ठीक अगली सुबह मैंने सबको सब कुछ बताया और दादी ने भी मेरी बात पर भरोसा करके मुझसे एक बात कही कि इस कमरे में कुछ तो है। ये बात मुझे पता है,
लेकिन इस बारे में तुम किसी को मत बताना। सच कहूं तो मैंने उनकी बात मान ली और इसके बाद ही मैं दादी के घर पर बहुत कम ही जाया करती थी और दादी ने भी कुछ महीनों के बाद अपना घर शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस बिल्डिंग में जहां पहले दादी रहा करती थी वहां पर नीचे वाले फ्लोर में एक औरत ने अपने आप को जिंदा जला लिया था और ठीक जहां पर मैंने किसी का साया देखा था वहां भी एक आदमी ने सुसाइड किया था। लेकिन अब मुझे यह पता नहीं है कि वो उसी का ही साया था या नहीं, पर जो मैंने वहां पर देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। उस रात के बारे में भी सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वैसे उस कमरे में 5 सालों से किसी का नहीं आना ये भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि वहां जो कोई भी किराएदार रहने आता था तो उनको भी रात के 1-2 बजे के आसपास किसी आदमी की जोर जोर से पैरों की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। एक बार की बात है, एक औरत वहां पर रहने आई थी और जब वो वहां से शिफ्ट कर रही थी तो उन्होंने मेरी दादी को एक बात बताई। उन्होंने कहा कि रात को 2:30 बजे वो अचानक उठी तो ठीक उन्होंने अंधेरे में किसी का बड़ा सा साया देखा और उस समय उनको दिल की बीमारी भी थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो बच गई। पर वो इतना डर चुकी थी कि उन्होंने कुछ ही समय बाद वो कमरा खाली कर दिया। तब से लेकर अब तक वहां कोई भी किराएदार नहीं आया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक चलते हैं हम अपनी छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। ये बात 2011 की है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोनू है। हमारी 6:20 पर छुट्टी हो जाती थी। उन दिनों सर्दियों का समय था, अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। तब मोनू ने मुझसे कहा कि मेरा अटेंडेंस रजिस्टर तो क्लासरूम में है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब अंधेरा भी काफी हो गया है। तो वो कहने लगा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन हम दोनों उस क्लासरूम में गए तो हमने वहां पर पहुंचकर देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, वापस चले जाओ। और तो और सिर्फ उसी क्लासरूम की लाइट जल रही थी। हम दोनों ये देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। डर के मारे हम दोनों वहां से भागने लगे। भागते भागते मेरी नजर मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, उस वक्त रात के 9 बज चुके थे और मैं आपको बता दूं कि उस क्लासरूम में किसी का साया था, क्योंकि बाद में पता चला कि वहां पर किसी आदमी ने पंखे से लटककर खुद की जान ले ली थी। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिन तक तो हम स्कूल भी नहीं गए और तो और हमने घर पर यह बहाना भी बना दिया कि स्कूल में सर नहीं आ रहे हैं। सच कहूं तो हम वाकई बहुत ज्यादा डर गए थे। पर लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि जब हमारी छुट्टी 6:20 पर हो जाती थी तो उस वक्त रात के 9 कैसे बज सकते हैं। खैर, मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहता हूं जो कि मेरे चाचा जी के साथ भी घटा था। ये बात 2016 की है। एक दिन वो काम से घर आ रहे थे। उस दिन उनके पास काफी ज्यादा काम था। मेरे चाचा जी एक ड्राइवर हैं। चाचा जी ने सोचा कि आज चाची जी भी घर पर नहीं है तो मैं आज बाहर से ही खाना खा लेता हूं। तो ठीक जब वो खाना खाकर घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिली। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तो उस औरत ने चाचा जी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। चाचा जी ने जवाब दिया कि मैं तो अपने घर जा रहा हूं, आपको कहां जाना है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। इतना कहते ही वो औरत मान गई और तुरंत ही गाड़ी में बैठ गई। फिर चाचा जी ने गाड़ी स्टार्ट की और उस रास्ते से आगे बढ़ गए। चाचा जी थोड़ा ही दूर निकले ही होंगे कि उस औरत ने एकदम से चाचा जी से कहा कि गाड़ी यहीं पर रोक दो, मुझे आगे नहीं जाना, यहीं पर उतरना है। उसकी बात मानते हुए चाचा जी ने गाड़ी रोकी और वो औरत जैसे ही गाड़ी से उतरी तो चाचा जी की नजर उसके पैरों पर पड़ गई। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर चाचा जी अचानक अपना दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे के खोलते ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये सब देखकर चाचा जी काफी ज्यादा डर गए थे। उनके मुंह पर तो बिल्कुल ताला सा लग गया था। एक पल को तो चाचा जी ये सोचते रहे कि आखिरकार वो औरत कहां गई होगी। इधर उधर देखने लगे तो उनकी नजर सामने एक मंदिर पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद इसी वजह से उस औरत ने गाड़ी पहले ही रुकवा दी थी।
और तो और उस मंदिर की वजह से ही उनकी जान में जान आई। चाचा जी को घर पहुंचने में रात के करीबन 12:30 बज चुके थे। उन्होंने सोचा कि वो नीचे वाले कमरे में ही सोएंगे और जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगे, इतनी ही देर में बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर चाचा जी और ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी उनके कानों में चाची की आवाज पड़ी, जो कि कह रही थी कि दरवाजा खोलो, मैं घर आ गई हूं और मुझे पता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। लेकिन दोस्तों, न जाने क्यों चाचा जी ने दरवाजा खोला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि चाची जी से बात तो उनकी रात को 9 बजे ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनके पिताजी की तबीयत ठीक होगी तो वो आ जाएंगी। यही सब सोचते सोचते और देखते देखते सुबह के 4 बज चुके थे। उस वक्त भी वो औरत और तेज तेज दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन चाचा जी ऊपर वाले कमरे में चले गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के सामने किसी की परछाई थी और वो ये कह रही थी कि तुमने मुझे जो अपशब्द कहे वो कहकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे चाचा जी ने उस औरत को गुस्से में कुछ अपशब्द बोल दिए थे। इसके बाद चाचा जी ने ये सारी बातें चाची को बताई। तब जाकर उन्होंने कहा कि तुम पिताजी के पास यहाँ करनाल आ जाओ, हम यही किसी बाबा जी को दिखाएंगे। चाचा भी काफी डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत चाची की बात मानी और सीधा वहां के लिए निकल गए। वहां जाकर उन्होंने किसी बाबा को दिखाया तो उन बाबा ने देखते ही कहा कि तुम इसीलिए जिंदा और बच गए हो क्योंकि तुमने उस औरत को लिफ्ट दी थी, पर तुमने उस औरत को अपशब्द कहे, वो तुम्हारी गलती भी थी। खैर, बाबा जी ने उन्हें मंत्रित धागा दे दिया था और उनके घर में जाकर पूजा पाठ भी की थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से अब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी समीर की भेजी 2 कहानियां। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, पर हमारे पास कहानियां भी बाकी है। ले चलता हूं आपको 8वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जो एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वो किसी भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब हमारे दिमाग का भ्रम होता है। एक दिन उसकी कंपनी में काफी ज्यादा काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर लौटने में देर हो गई थी। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो उस वक्त अपनी बाइक पर था, पर कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक अचानक से खराब हो गई। लेकिन वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो कुछ देर वहां रुक गया तो उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। उस साधु के पास एक बीड़ी पड़ी थी जो कि उसे अजीब तरीके से पी रहा था। लेकिन उस लड़के की आदत थी कि वो किसी से भी बातें करना शुरू कर देता था, तो ठीक वो उस साधु से भी बातें करने लगा। बातों ही बातों में उस लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, ये सब झूठी बातें हैं। उस लड़के की यह बात सुनकर बाबा ने कहा कि तुम भले ही भूत प्रेत की बातों को मत मानो, लेकिन तुम उनके बारे में बुरा भला मत बोलो और ये भी मत कहो कि वो नहीं होते, क्योंकि ये सब कुछ होते ही हैं। साधु की बात सुनकर उस लड़के को हंसी आ गई। उसने कहा, अगर भूत प्रेत होते हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप मुझे कभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु ने न जाने क्या सोचा और सीधा शमशान घाट चलने को कहा। वो लड़का भी जोश में था। उसने अपनी बाइक लॉक करी और दोनों निकल पड़े शमशान घाट की ओर। चलते चलते रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद ही वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां पर कुछ समय पहले ही एक लाश जली थी। इसके बाद साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी और उस पर एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। ये सब क्रियाएं देख उस लड़के को काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें काफी तेज हो रही थी। ये सब देखकर उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने धागे को पकड़कर रखा। दूसरी तरफ साधु ने कुछ बतासों को 4 जगह पर रख दिया। फिर साधु ने उस लड़के को सावधान किया कि अभी कुछ आत्माएं इन बतासों को खाने के लिए आएंगी, लेकिन जब तक वो इसे खाकर ना चले जाए तब तक तुम अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना।
और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के से कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और थोड़ी ही देर बाद साधु ने कहा आंखें खोलो। और जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उस वक्त वो जो देख रहा था उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्माएं थी जो कि उन बतासों को खा रही थी। वो लड़का तब ज्यादा घबरा गया, और जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहीं पर है जो कि कुछ दिन पहले ही मर चुके थे, ये सब देखकर डर के मारे उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से भागकर शमशान घाट से अपने घर की तरफ भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसके बाद उसे पीछे से कई तरह की आवाजें भी आने लगी, पर उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उसने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर वो चुपचाप अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी शमशान घाट में पाया, और वो भी उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा हुआ था। पता नहीं क्यों, पर आपको यकीन आए या ना आए, पर वो लड़का इस वाक्य के बाद से दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा है। हालांकि इस कहानी में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन कीजिएगा ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी में उस इंसान ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये कहानी वाकई लाजवाब थी। और ऐसी ही एक कहानी मेरे पास भी है जो कि मेरे दोस्त के साथ घटी थी। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी हमारी आज की कहानियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करता रहता हूं। बाकी मैं मिलता हूं आपको कुछ नई कहानियों में। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।